चलो भाई प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कि आज से हमारी यूजीसी नेट की क्लास शुरू होनी थी, तो आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आ गया हूं आज की क्लास। ठीक है, तो साथियों जैसा कि आप जानते हो कि ओम वर्मा जी नमस्कार है, अंजलि जी नमस्कार है, स्वागत है आपका भी, पूनम शर्मा जी बिल्कुल स्वागत है, शाबाश। तो पहले मैं आज की क्लास के बारे में बताऊं या क्लास को पढ़ाना शुरू करूं, उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बैच के बारे में दे देता हूं। जैसा कि आप जानते ही हो कि आज से हमारा बैच शुरू हुआ है। आज हमारे बैच का पहला दिन है जो कि हमारा बैच शुरू हुआ है, और इस बैच में यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हमने क्लासेस लेने हैं। दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हम आज के बैच में क्लासेस लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उस क्लास के बारे में पहले थोड़ी बातें करेंगे हम कि भाई कैसे कैसे हम इस सिलेबस को या आगे बढ़ाएंगे। पहले तो आप ये जानते हो कि यूजीसी नेट जो यूजीसी नेट है, इसमें पेपर 2 की हम तैयारी कर रहे हैं, और वो विषय कौन सा है आपका? हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। आप भी जानते होंगे 499 में ये बैच शुरू हुआ, 499 में बैच शुरू हुआ, और इस बैच में 499 में आपको मेरे हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान में कोई क्लासेस नहीं दे रहा है, पूरी 10 की 10 इकाइयों के साथ में। कुछ बच्चों का प्रश्न रहता है, क्योंकि मैं आज थोड़े से बात करूंगा कि आप लोगों के डाउट को, ताकि पहली क्लास में डाउट क्लियर कर दूं, फिर मैं आप लोगों को धीरे धीरे टॉपिक की तरफ या बैच की तरफ लेकर के चलूंगा। मैंने क्या कहा मेरे भैया कि आप लोगों की नेट में 10 इकाई आती है, 10, 1 से लेकर के 10 तक की इकाइयां आती हैं। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि सारी की सारी जो आप लोगों की इकाइयां हैं 1 से लेकर के 10 तक की, वो कंप्लीट कराई जा सके। और ये बैच आज से लेकर के मैं तो ये सोच रहा हूं 10 दिसंबर तक आप लोगों को कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि 10 के बाद अगर हमारे पास समय बचता है तो फिर हम प्रश्नोत्तर पे चर्चा करेंगे। मेरी आवाज सबको शायद साफ आ रही होगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि सर यूजीसी नेट की 10 इकाइयां होती है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो मैं 10 की 10 इकाइयां करा रहा हूं, सिर्फ हमारी फीस 499 है। क्वालिटी भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगी, क्वालिटी की टेंशन ना लीजिएगा। और दूसरी बात है, आप लोग कहोगे सर 10 इकाइयां कौन सी है, तो आप पहले तो ये समझ के चलो, मैंने आप लोगों का जो वो है क्या बोलते हैं एप्लीकेशन, उसमें जाकर के आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ का फोल्डर खोल करके देखोगे, तो इंपॉर्टेंट फोल्डर का पीडीएफ जब आप खोलोगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वाला फोल्डर जब आप खोलोगे, तो उसमें कम से कम 12 किताबों का पीडीएफ आप लोगों को अभी से मिल जाएगा। आप गौर करेंगे, उसमें कम से कम 12 बुक्स का पीडीएफ मैंने आप लोगों का अपलोड करवा दिया है। धीरे धीरे आपको और भी बहुत सारी चीजों का पीडीएफ अपलोड कराता चलूंगा। साथ में जो क्लास में यहां पर पढ़ाऊंगा, उस क्लास का पीडीएफ क्लास की बगल में ही मिलेगा। पहली बात समझ में आई, जो क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उस क्लास का पीडीएफ जो होगा, वह पीडीएफ आप लोगों को क्लास के साथ में ही साइड में लगा मिलेगा। उस पीडीएफ को आप देख सकते हो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, पहले अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, फिर आगे जाकर के आपने पढ़ना है। ठीक है, अगली बात सुनो मेरी, ये पीडीएफ की बात हुई। अगर आप लोग लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी लाइव क्लास होती है, ये बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, तो आप इसी क्लास को जाकर के दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। कोई टेंशन ना ले, आज आपके पास समय नहीं है, कल देखो, परसों देखो, शाम को देखो, दोपहर को, जब आपका इच्छा करे, जब आपका दिल करे, जब देखो। क्लास को, कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है, अगली बात सुनो, ये तो पीडीएफ के बारे में जानकारी हुई, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में जानकारी हुई। और आप समझना, इसके अलावा आपको मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूं, क्योंकि पहला दिन है, सिलेबस दिखाना बहुत जरूरी है। ये आप जानते होंगे भैया, आपका यूजीसी नेट का लोगो है, वही आप लोगों का पीडीएफ। कोड नंबर हमारा 20 है। आप जब नेट का फॉर्म भरोगे तो आपको दिखेगा, आपका कोड नंबर 20 है। ठीक है, आगे चलिएगा। ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है। सबसे पहली इकाई कौन सी आती है आपकी? हिंदी भाषा और उसका विकास।
हिंदी भाषा और उसका विकास। अब समझिएगा, पूरा का पूरा सिलेबस है जो हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, जो विकास हुआ है, इसकी बोलियां कौन सी है, उपभाषाएं कौन सी है, ये सारा का सारा सिलेबस में आएगा, आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। साथ में इसमें अगर आप थोड़ी सी चीज देखोगे, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय समास, लिंग वचन कारक व्यवस्था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य, ये सारे के सारे आप लोगों को। तो आप ये गौर करो कि ये जो पहली इकाई है, इसमें आपकी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के साथ थोड़ा सा पोर्शन जो है ये आप लोगों को व्याकरण का भी दिया गया है। अब आप समझ लेना, क्योंकि समय कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो मैंने पढ़ाना क्या है उसकी स्ट्रेटेजी सुन लो। अब ये आपका व्याकरण का जो टॉपिक है, ये कल से मेरा जो ऑफलाइन क्लास में एक क्लास चलती है 11 बजे, एक क्लास चलती है 8 बजे, इन दोनों में से मैं एक क्लास आप लोगों के लिए इसी में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैंने कहा था रामबाण बैच आप लोगों को पूरा फ्री मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। उसकी जगह मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस अपलोड करवा दूंगा, लाइव क्लासेस दे दूंगा, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको व्हाट्सएप पे करवा दूंगा। व्हाट्सएप मेरे नंबर नीचे स्लाइड पे चल रहे होंगे, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आगे चलिएगा। मैंने कहा ये पहली इकाई है। पहली इकाई के बाद एक इकाई आती है मेरे भैया, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये इकाई नंबर 2। आप गौर करना, इकाई नंबर 2 में है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप गौर करोगे, आप सिलेबस को खोल के देखना, जो बैच को खोल के देखना, उसमें मैंने एक फोल्डर बना रखा है इकाई नंबर 2 करके। इकाई 2 वही है जो हिंदी साहित्य के इतिहास के रिकॉर्डेड क्लास है, उसको आपने पूरी क्लासेस को पढ़ लेना है। ये आपकी इकाई नंबर 2 है। अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आगे चल के आप लोगों को जैसे अगर समय बचेगा तो मैं आपको ये जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि एक बार क्लास दे दी है, उसी को दोबारा पढ़ने की बजाय हम इस इकाई को छोड़ करके और इकाइयां पढ़ेंगे। इस इकाई को पढ़ेंगे सबसे बाद में, जब हमारे पास समय होगा तब। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है तो इसको मैं सबसे बाद में पढ़ाने वाला हूं। इस इकाई को मैं पढ़ाऊंगा सबसे बाद में, हो सकता है समय कम रहे तो आप लोगों को ये पता चलेगा। अब बढ़ता हूं दूसरी के बाद में तीसरी इकाई। ये गद्य विधाएं भी आप लोगों के लिए कुछ आएंगी। ये हाँ, एक बात और समझना, जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान रखना, आप लोग इकाई 1, 2 और 3 इकाई पढ़ लेना। तुम्हारा टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस यहां से कवर है। जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी आप इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2, इकाई नंबर 3 पढ़ लेना। यही सब है, सिलेबस मिला लेना, मेरी बात मत मानना, सिलेबस मिला लेना मेरे भैया तुम, है ना। आगे चलो, मैंने कहा इकाई नंबर 3 आप लोगों के लिए साहित्य शास्त्र की है, जिसमें आपके प्रमुख संप्रदाय है, सिद्धांत, रस, छंद, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, ये सब आएगा, कराऊंगा सब। उसके बाद में आप लोगों को इकाई नंबर 5, 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, इकाई नंबर 5 हिंदी कविता। उसके बाद सबसे बड़ी इकाई है ये, इकाई नंबर 5 जो है ये आपकी सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के सामने इकाई नंबर 6 उपन्यास सारे आएंगे। इकाई नंबर 7 आप लोगों के लिए कहानी है। इकाई नंबर 8 आप लोगों के लिए नाटक है। इकाई नंबर 9 आप लोगों के लिए निबंध है। इकाई नंबर 10 आप लोगों के लिए ये आत्मकथा, जीवनी, अन्य विधाएं हैं। तो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाया है सिलेबस, कि ये आप लोगों का सिलेबस है। ठीक है, और सिलेबस अगर आप लोगों ने इतना देख लिया है तो अब मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। क्या बात बताता हूं? कि सर ये सिलेबस तो छोड़िए, क्योंकि सिलेबस तो आप लोगों को मैंने अपलोड करवा दिया है, वहां से भी देख सकते हो। सिलेबस के अलावा की बात यह है कि हमने भी थोड़ा बहुत तो अध्ययन किया है। इससे पहले की जो परीक्षा हुई है, हमने उस परीक्षा पर भी थोड़ा सा अध्ययन किया है, और अध्ययन ये हुआ है कि जो आपकी इकाई नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है, इकाई नंबर 1 जो है हिंदी भाषा और उसका इतिहास, इस इकाई नंबर 1 से पिछली परीक्षाओं में कितने प्रश्न आए हुए हैं
सबसे बड़ी बात तो ये है, हम नेट का एक ऐसा सिलेबस होता है, हमें पता नहीं होता कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न आ रहा है, लेकिन पिछली परीक्षा के आधार पर मैं आपको जो अब लिखवाने वाला हूं, सभी बच्चे सबसे पहले ये लिखेंगे, ये वाला पेज, क्योंकि आप लोगों को पता तो हो कि हमने किस इकाई से कितने प्रश्न आते हैं। तो इकाई नंबर 1 है सबसे पहले, इसके बाद में आएगी इकाई नंबर 2, सारी इकाइयां लिख ले यहां से, इकाई नंबर 3, उसके बाद में इकाई नंबर 4 है मेरे भैया, 5 नंबर पे इकाई नंबर 5 आएगी, फिर आप लोग जानते ही हो इकाई नंबर 6, उसके बाद में इकाई नंबर 7, फिर आपकी है 8 नंबर, फिर आपकी है 9 नंबर इकाई, और लास्ट में कौन सी इकाई है ये भी देखिएगा, 10 नंबर इकाई। पिछली परीक्षाओं का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष हमारे सामने पहुंचा है, वो निष्कर्ष ये निकला है कि सर अभी तक के पिछले एग्जाम्स को आप जब देखोगे, जब आप पिछले एग्जाम्स को देखोगे तो इकाई नंबर 1 हिंदी भाषा और उसका विकास, इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, इस इकाई से आप लोगों के 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं इकाई नंबर 2 से, लगभग 14 क्वेश्चन आप लोगों के इकाई नंबर 2 से आते हैं। उसके बाद इकाई नंबर 3 से देखा गया है लगभग 9 क्वेश्चन आते हैं। इकाई नंबर 4 से आपके सबसे कम 7 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इकाई 5, क्योंकि मैंने कहा था इकाई 5 है भी सबसे बड़ी, तो आप लोगों के 13 क्वेश्चन यहां से आते हैं। इकाई नंबर आप लोगों के लिए 6, जो कि हिंदी उपन्यास की इकाई है। भाई उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी इकाई है, 10 क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा इकाई नंबर 7 जो है उपन्यास के बाद में कहानी से आते हैं लगभग 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर में है नाटक, नाटकों से आते हैं 9 क्वेश्चन। इकाई नंबर 9 जो कि निबंध की है, यहां से 8 क्वेश्चन आए हैं। और इकाई नंबर 10 जो कि मिसलेनियस नहीं, ये इसमें आत्मकथा, जीवनी, ये सब आते हैं, यहां से आपके 9 क्वेश्चन के आसपास आए हैं। पिछली परीक्षा का एक एनालिसिस किया था मैंने बैठ करके, उससे मैंने देखा कि सर ये क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप ये समझिएगा 10 क्वेश्चन बचे हैं, और ये 10 क्वेश्चन में आप लोगों की थोड़ी बहुत व्याकरण भी आ जाती है। व्याकरण के साथ कभी कभी आप लोगों के में गद्यांश और पद्यांश, ये आप लोगों के सामने है कि यहां से इतने प्रश्न आपकी इकाइयों से आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? भारती जी, गीता जी, पूनम जी, अंजलि सिंह जी, बताइएगा क्या इतनी सी मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि कहां से कितने प्रश्न आते हैं? क्योंकि हम अब अंधाधुंध तैयारी नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना, हम अब अंधाधुंध तैयारी नहीं कर सकते हैं। अरे कोई तो बोलो। हाँ मोनिका जी, बिल्कुल समझ में आ गई मेरी बात। चलो भारती, शाबाश बच्चे। नोटिफिकेशन की कोई टेंशन नहीं करेगा, नोटिफिकेशन तुम्हारा आओ चाहे ना आओ, मैं 1 बजे आप लोगों के बीच में आ जाया करूंगा। ठीक है विशाल, भारती, आराधना जी, मैं 1 बजे आपके सामने आ जाया करूंगा। एक बच्चे ने कमेंट किया 1 बज गया अभी तक नहीं है। अरे 1 बजे का मतलब 1 आधा मिनट तो हमें भी लगता है ना शेखर मेरे भैया, 1 आधा समय लगता है ना। पूरा हिंदी का कोर्स है ये, पूरा हिंदी का कोर्स है। ठीक है, आप जानते, मैंने अभी दिखाया भी है, हिंदी की 10 इकाइयां हैं। 10 की 10 इकाई से ये छांटना बहुत बड़ा कहां, 1 आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है इनमें से। तो आप ये समझ के चलो मेरे भैया, ये बहुत टिपिकल काम है। आप लोगों के सामने किस इकाई से कितने क्वेश्चन आए हैं। अब सुनो मेरे भैया, ये हमने पढ़ना है। अब पढ़ेंगे कैसे कैसे ये, और यहीं पर मैं थोड़ी प्लानिंग कर देता हूं ताकि आप लोग पढ़ सको। देखो अब हमने पढ़ना क्या है। आराधना जी, बिल्कुल हिंदी का ही कोर्स है। आराधना जी, हिंदी का ही कोर्स है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इकाई 1 पढ़ाऊंगा। पहले सुनना, इकाई 2 नहीं पढ़ाऊंगा, रीजन सुनना उसका। इकाई 2 आपको पूरी की पूरी अपलोड करी हुई है।
इकाई 2 आपकी पूरी की पूरी हिंदी साहित्य का इतिहास अपलोड करी हुई है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। उसके बाद में इकाई 3, 4, 5 को छोड़ो और इन इकाइयों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां से शुरू कर देंगे, कोई इकाई छोड़ेंगे नहीं। पहले 1 नंबर, उसके बाद में ये थोड़ी सी आप लोगों की ये पढ़ा रखी है, आप लोगों की अपलोड है। फिर आप लोगों की सबसे आसान और सबसे जरूरी वाली जो इकाइयां हैं वो आप लोगों के सामने नीचे, ठीक है भाई। पूरा सिलेबस ही तो दिया है आराधना जी, आराधना मौर्य भाई, पूरा ही तो सिलेबस है हिंदी का, कोई आधा थोड़ी पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। चलिएगा, ये आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक है। अब इसको छोड़िएगा, आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की क्लास इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 1 यहां से शुरू करते हैं। अब इकाई नंबर 1 आप लोगों के सामने है, और इकाई नंबर 1 जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे भैया हिंदी भाषा और उसका विकास। अब आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास ये कैसे है? आराधना कह रही है कि सर मेरा तो साइंस है। भाई आराधना, मुझे क्लास के बाद में इस नीचे वाले जो चल रहे हैं इसमें मुझे कॉल कर लेना है ना, क्योंकि वास्तव में साइंस का है नहीं, हिंदी का बैच है ना भाई। आप मुझे नीचे जो नंबर आ रहे हैं इस पे मुझे कॉल कर लेना इसके बाद में क्लास के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक। अब आओ भाई आगे, आज की क्लास में हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ते हैं। चलिएगा, अब हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? भाषा तो छोड़िए, भाषा तो बाद में करेंगे। सबसे पहले आप आंसर करते चलेंगे। मैंने कहा कि सर सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि भाषा को छोड़ो, पहले तो हिंदी शब्द कहां से आया हमें यह तो पता होना चाहिए, फिर पढ़ाऊंगा भाषा क्या है, और उसके बाद में धीरे 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 करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि सर हिंदी शब्द जो है, इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? जरा कमेंट करो कोई। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर हिंदी शब्द की उत्पत्ति या हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा की देन है? दूसरा प्रश्न ये है कि सर हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? और तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हिंदी कहां से, हिंदी भाषा किस भाषा से निकली है? 3 प्रश्न हैं, हिंदी आप लोगों के सामने है। मैंने कहा कि सर हिंदी शब्द किस भाषा का है? प्रश्न नंबर 1 श्वेता ने आंसर दिया कि सर ये आपका संस्कृत का है। पोनिका कह रही है हिंदू से सिंधु से बना है। भाई मैंने कहा ही नहीं ये बात तो। गीता जी ने सबसे अच्छा आंसर दिया है। सुनो भैया, ये सबने गलत दे दिया है एक गीता को छोड़ करके। गीता जी बहुत बढ़िया, आके सुनो। हिंदी शब्द हिंदी का संस्कृत का नहीं है। हिंदी शब्द जो है ये आप लोगों का किस भाषा का है मेरे भैया? फारसी भाषा का। भी बताऊंगा क्यों हुआ, क्या हुआ। पोनिका ने सही कहा है। नंबर 2, हिंदी की आदि जननी भाषा आपकी कौन सी है? मेरे शेरों, हिंदी की आदि जननी भाषा है संस्कृत। और हिंदी किस भाषा से निकली है? तो हिंदी निकली है आपकी, पहले तो मैं लिखता हूं अपभ्रंश, लेकिन अभी आने वाले 1-2 दिन की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। अपभ्रंश के भी 7 रूप थे रवि कुमार, और उस 7 में से एक रूप है आपका शोर सैनी अपभ्रंश, और उसी शोर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा निकली है। अब आप लोगों को ये बात नहीं आई समझ में? कुछ कहेंगे सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने, ये क्या बताया है आप लोगों ने? तो आप समझ के चलो, इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप लोगों को मिलना चाहिए। इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप लोगों को मिलना चाहिए। तो मेरे भैया सुनो 1 मिनट मेरी बात। तीनों का जवाब मैं आप लोगों को, अभी ये सिलेबस मैंने दिखा दिया, सिलेबस को हटा रहा हूं, है ना भाई। सिलेबस जब दिखा ही दिया है तो ये क्या आ गया मेरे सामने, सिलेबस दिखा दिया है तो उसको हटाता हूं। थोड़ी सी बात समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने चलता हूं।
इंडिया के मैप की तरफ लेकर के चलता हूं, ठीक है। सही से नहीं मिल रहा कोई मैप यहां से। अरे ये तो खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे इंडिया का मैप कौन सा है सही सा? ये ठीक है, इसको करो डाउनलोड। ठीक है, अब चलो क्लास में। भाई गौर करना एक बात पे जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये हिंदुस्तान का मैप है, आपके इधर कर दिया है, शायद आप लोगों को दिखा होगा। भाई दिखा आप लोगों को? बोलो यस और नो। ये आप लोगों का हिंदुस्तान का, भारत का मैप है। अब इस मैप को गौर से देखो आप लोग। अगर मैप को देखोगे, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये नीचे आपका इंडियन ओशन है, ये अरबियन सी है, ये गुजरात है, ये आपका पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, चाइना है। ये सब आपके सामने, आप लोगों के सामने रखा है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सबसे पहले पुराने समय में चले जाओ और पुराने समय में जाकर के एक बात पे गौर करो। अगर मान लो आप किसी भी देश के राजा हो, आप हो राजा, इमेजिन किया करो बात को, आप किसी भी देश के राजा हो, राजा होने के बाद अगर आप लोगों ने भारत देश पर करना है आक्रमण, तो आप मुझे ये बताइएगा कि भारत देश पर जब तुम आक्रमण करोगे तो आपके पास नीचे आपको नीला नीला दिख रहा होगा, यानी कि पानी भरा है ये सारा। किसी भी देश की नौसेना इतनी मजबूत नहीं कि आपको भारत पर यहां से आक्रमण कर सके। सबसे पहले आप जानते भी होंगे कि भैया हिंदुस्तान में ऊपर से भी आक्रमण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत है। अब मैंने कहा कि जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया, वह आक्रमण आपका इस दिशा से किया गया था। आप जानते हो कि नहीं? जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली सीमा है, इधर से सबसे पहले क्या बोलते हैं, इधर से आक्रमण किया गया था। यहां से आक्रमण करने से पहले भी आप एक बात समझते होंगे, एक नदी बहती है यहां, ये एक नदी बहती है भाई, है ना। मैं क्योंकि एग्जैक्ट नदी का मैं नहीं बना पाऊंगा, आइडिया के तौर पे बता देता हूं। यहां एक नदी बहती है और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है मेरे भैया? सिंधु नदी इसका नाम है। अब मैंने कहा भारत देश में सबसे पहले आक्रमण किया था यहां से, ठीक है। जब उन्होंने आक्रमण किया तो उनकी भाषा जो थी वो आपकी थी फारसी भाषा, ठीक है। फारसी भाषा बोलते थे, अरब से आए थे लोग, उन्होंने यहां पर भारत देश पर आक्रमण किया, अरब के लोगों ने। उनकी भाषा आपकी फारसी थी, फारसी भाषा आप लोगों के सामने है। तो ये सिंधु नदी बहती है और उन्होंने यहां रुक करके पूछा कि भाई ये नदी कौन सी है? हमने कहा कि साहब ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी जो है, उन्होंने कहा क्योंकि वो अरबी फारसी भाषा की एक विशेषता है कि वो स को क्या कहते हैं? ह। और भैया ल को क्या कहते हैं? र। आप गौर करेंगे इस बात पे। और एक बात और बता दूं, आपने फारसी नहीं पढ़ा होगा, आपने ज्यादातर अरबी फारसी पढ़ा होगा, ठीक है कि नहीं? अरबी फारसी पढ़ा होगा। तो अरबी फारसी का क्या मतलब है? अरे अरब से आए थे, फारसी बोलते थे। हालांकि अरबी अलग भाषा, फारसी अलग भाषा, संस्कृत अलग भाषा, फिर भी आप ये समझिएगा अरबी फारसी साथ में ही क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि भैया फारसी और अरबी दोनों भाषाओं की वो लिपि जो है, लिपि आपकी फारसी है, इसलिए अरबी फारसी साथ में बोल दिया जाता है। हमने कहा वो स को बोलते हैं ह, ल को बोलते हैं र। जैसे मैंने कहा सप्ताह, अब वो सप्ताह थोड़ी बोल लेंगे, स को ह में कन्वर्ट कर देंगे, वो कहेंगे हफ्ताह। मैंने कहा असुर, वो स को ह में कन्वर्ट कर देंगे, वो कहेंगे अहुर। मैं कहूंगा अब्दुल रहमान, वो कहेंगे अब्दुल रहमान, र डबल कर देंगे।
तो जब वो उन्होंने आक्रमण किया तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी नदी है, हमने कहा साहब सिंधु नदी है। बोला अच्छा हिंदू। मैंने कहा ना साहब वो हिंदू नहीं सिंधु। बोला अच्छा हिंदू। हमने बहुत समझाया लेकिन वो स को ह ही बोलते हैं, तो इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला। हिंदू में परिवर्तन होता होता ईक प्रत्यय लग गया, हिंदीक बन गया, जिसका मतलब होता है हिंदू, हिंद का। और उसी से जो इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र फैला पड़ा है, इस पूरे का नाम हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान पड़ा और इनके बोले जाने वाली भाषा हिंदी पड़ी है। तो आप समझिएगा कि जो मैंने आप लोगों के सामने अभी अभी प्रश्न बताया कि शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का। ये फारसी भाषा का शब्द क्यों आया है? क्योंकि फारसी लोगों ने फारसी बोलते थे, अरब के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, स को ह में कन्वर्ट कर दिया और इसके बाद में धीरे धीरे कभी ईक प्रत्यय लगा, कभी ऊ लगा, कभी कुछ लगा, कभी वो आगे क्रम में सारा लिखवा दूं। अभी एक मोटा मोटा सा तरीका बताया है। उन्होंने कहा, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो मैंने समझाया है कि शब्द हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। अब दूसरा और तीसरा, हिंदी निकली कहां से, हिंदी की आदि जननी, इन पे और चर्चा करते हैं। चलो आप बताओ, आप बताइएगा मुझे, भारत देश की सबसे, या भारत देश की छोड़िएगा, विश्व की सबसे पहली भाषा कौन सी है, या विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कि सर विश्व की इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, इस इतनी बड़ी दुनिया की सबसे पहली भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा। संस्कृत। भारती में संस्कृत क्यों है? भारती कह रही है कि सर संस्कृत क्यों है संस्कृत। रवि कह रहा है कि सर संस्कृत, अरे संस्कृत ही क्यों है? क्योंकि आप नेट के बच्चे हो, आप साहित्य के बच्चे हो, तुक्के नहीं मार सकते हो कामेश्वर मेरे भैया, ना तुक्के नहीं मारने हैं, सही सही बताओ तुमने संस्कृत कहा है तो क्यों कहा है? हमने कहा कि सर दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा आप लोगों ने कह दी संस्कृत, लेकिन मैं क्यों मानूं, दुनिया क्यों माने, दुनिया क्यों माने बताओ? हाँ, ये भारती ने अच्छा आंसर दिया। कह रही है कि सर माननी पड़ेगी क्योंकि किसी की बात पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लिखित ग्रंथ है उन पे तो विश्वास करना पड़ेगा। और दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ आपका कौन सा पाया गया? ऋग्वेद। हालांकि ऋग्वेद के समकालीन ही आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान से एक ग्रंथ पाया गया था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका अवेस्ता। जिसका नाम क्या है? अवेस्ता। ठीक है, तो वो बाद की बात है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वो समकालीन है ना, एक ही समय के है ना। तो मैंने कहा कि सर दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, क्यों माने? क्योंकि ऐसा हमने मान चुके हैं, ऐसा प्रमाणित हो चुका है कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद आप लोगों का कौन सा है? ऋग्वेद। और ये लिखा किस में गया है? ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बस तो हो गया ना हमारे पास प्रमाण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों संस्कृत में लिखे गए। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, जिसमें पुराने साहित्य की जानकारी मिलती है, प्राचीन जानकारियां मिलती है। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। सामवेद जिसमें आपके संगीत की जानकारियां मिलती है। और आखिरी आपका कौन सा है? अथर्ववेद, जादू टोना कर्म कांड वशीकरण ये सब उसमें है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, दीवारों पे लिख देते हैं छूटे प्यार को पाए मात्र 100 रुपए में। वो बस एग्जाम में जाएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे एग्जामिनर को करे वश में, सिर्फ 100 रुपए में वो वशीकरण और ये सारे मंत्र जो हैं ये आप लोगों के अथर्ववेद में है। क्या पता चला कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी? संस्कृत। आपका वेद कौन सा? ऋग्वेद। अब सुनो मेरे बच्चों, आगे चलो। मैंने कहा कि सर दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा कह दी गई है, कौन सी है? संस्कृत है। अरे संस्कृत है। अब जो संस्कृत है, इस संस्कृत के भी कितने रूप थे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे शेरों? इसके संस्कृत भाषा के भी कितने रूप प्रचलित थे? 2 प्रचलित थे। कौन कौन से? जरा कोई कमेंट करो, कमेंट करो। बहुत मैसेज आ रहे हैं आज तो, ऐसा मैंने क्या कांड कर दिया।
चलो चलो, दो रूप थे रे भाई। रवि नाम बता, पोनी का नाम बताओ, ऐसे ऐसे बात कैसे बनेगी भाई? नाम बताया करो, दो रूप कौन कौन से हैं। अब आप लोग सीधे नाम बताया करो, सीधा सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया भाटिया जी, रवि बहुत अच्छे मेरे भैया, कामेश्वर वेरी गुड। चलो भाई, एक तो आप जानते हो सर्ववैदिक संस्कृत, जो वेदों में लिखी गई वैदिक, राखी जी बहुत अच्छे, जो वेदों में लिखी गई वो वैदिक। और दूसरा कौन सा है, जो लोक समाज में बोली गई वो आपके लौकिक है। इस पे मैं समय खराब करूंगा थोड़ा सा आप लोगों का। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा कहा गया तुलाराम मेरे भैया, वैदिक दूसरा है लौकिक। अब वैदिक और लौकिक का मतलब समझो, देखना, वैदिक शब्द का ही मतलब है वेद प्लस इक, इक लगा है प्रत्यय, जिसका मतलब होता है से संबंधित। और वेद जो वेदों से संबंधित है, जिसमें वेद लिखे गए हैं, वो आपकी वैदिक संस्कृत है। जो लोक प्लस इक, लोक का तद्भव होता है लोग, प्लस इक, इक का मतलब होता है से संबंधित। जो वेदों से संबंधित है वैदिक है, जो लोक लोगों से संबंधित है मेरे भैया, वो आपकी लौकिक है। समझ में आ गई आसान बात में? अब मैंने कहा क्या भाषा परिवर्तनशील है कि नहीं? क्या भाषा परिवर्तनशील है कि नहीं? यस और नो? क्या भाषा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है कि नहीं? अरे आपने सुना है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। थोड़ा थोड़ा आप लोग देखिए, गांवों के तो बच्चे जो जानते भी होंगे, एक खेत के ट्यूबवेल का पानी मीठा है, दूसरे खेत के ट्यूबवेल का पानी इतना मीठा नहीं है जितना इसका है। तीसरे का जाओगे तो थोड़ा सा और अलग परिवर्तन। सबके खेतों में ट्यूबवेल होते हैं ना, समरसीबल लगी होती है। आप सबके पानी पी करके देखना, आपको लगेगा, आपको पता चलेगा मेरे भैया कि सबका पानी का स्वाद थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो वही कहा गया, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पर वाणी। जैसे ही आप 100-150 किलोमीटर इधर उधर चले जाओगे, आपकी भाषा में लहजा परिवर्तित हो जाता है कि नहीं? तो भाषा परिवर्तनशील है, समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता रहता है। अब आगे चलना, मैंने कहा कि सर लौकिक भाषा में परिवर्तन हुआ तो एक भाषा बनी है पाली। पाली में परिवर्तन हुआ तो आपकी एक भाषा बनी है प्राकृत। प्राकृत में परिवर्तन हुआ तो एक भाषा बनी है अपभ्रंश। और अपभ्रंश में परिवर्तन हुआ तब एक भाषा बनी है हिंदी। हालांकि कुछ विद्वान इन दोनों के बीच में एक नई भाषा जोड़ देते जिसका नाम है अवहट्ट, जो कि क्या नाम था उनका, मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति ने भी कीर्ति लता, कीर्ति पताका सब लिखी है अवहट्ट में। तो अवहट्ट भी प्रमाणित है, 200 साल का समय रहा है बीच में। लेकिन मूल रूप से आप लोगों के सामने आए तो ये तरीका आसान है। समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन हुआ है। सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा, जिसका समय रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का आपका समय रहा है। किसका? संस्कृत का। याद रख लोगे। दूसरी बात समझना, अब ये संस्कृत के दो रूप हो गए। एक कुछ काम मत करो, एक काम कर लो, 1500 से 500 साल घटाते चले जाओ, तुम्हारा क्रम बन जाएगा। ठीक है, मैंने कहा वैदिक का समय देखिएगा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अच्छा, ये तो पता है ना सबको कि ईस्वी पूर्व 1500 से उल्टी चल रही है। देखो, ईस्वी चलती है सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईस्वी पूर्व हमेशा चलती है उल्टी। ईसा मसीह के जन्म को प्रथम शताब्दी मान लिया, उससे पूर्व की घटनाएं, उससे पहले की घटनाएं ईस्वी पूर्व के नाम से जानी जाती है। खत्म करो इस कहानी को।
उससे पहले की सारी घटनाएं ईस्वी पूर्व के नाम से जानी जाती है। ये बात आप लोगों को पता होगी। तो आप ईस्वी पूर्व लगा हो तो उल्टा चले, ईस्वी लगा हो तो सीधा चले। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो -1। अच्छा चलो सारे बताओ फिर इस बात को, मुझे बताओ कोई -5 बड़ा है या -10, कौन सा बड़ा है इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 है -5, ऑप्शन नंबर बी है -10। बताओ कौन सा इनमें बड़ा है, ऑप्शन ए या बी? बताओ जल्दी से आंसर करो, समय मत लिया करो। पोनिका, ठीक है बच्चे आगे बढ़ो। भारती ठीक है, तुलाराम जी बिल्कुल सही है, श्वेता कर दी गड़बड़, श्वेता कुमारी। अरे भाई सुनो, जो जितना माइनस में बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, जो जितना माइनस में छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। अगर मैं तुमसे कहूं 5 और 10 तो 5 छोटा है 10 से, लेकिन अगर मैं माइनस की बात करूं तो -5 बड़ा है -10 से। यह बात आप समझ के चलेंगे, जितना माइनस का छोटा होगा उतना ही बड़ा क्यों होता है? जो जीरो के जितना समीप होगा माइनस में उतना ही बड़ा होगा, जो जीरो के जितना समीप होगा माइनस में उतना ही बड़ा होगा, जीरो से ऊपर जितना दूर होगा उतना बड़ा होगा। ये बात आप लोग समझ लेंगे। चलो लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय ये है आप 500 साल कम करते चले जाओ। लौकिक में 500 कम करोगे तो 1000 तक पहुंच गए थे, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। मैंने कहा पाली 500 ईस्वी पूर्व से आपकी प्रथम शताब्दी कर दो, ये आपका प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी, ये आपका 500 से 1000 ईस्वी, ये आपकी 1000 से अद्यतन। अद्यतन का मतलब होता है अब तक। अब सुनो एक बात, आप लोगों में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा है कि ये जो है ना क्या 500 ईस्वी के बाद में प्राकृत खत्म हो गई? ऐसा नहीं हुआ। इन पे विशेष चर्चाएं करेंगे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब। अब इतना समझ लो कि भैया अपभ्रंश जो है ये खत्म नहीं हुई। आप आज भी जैन मुनियों के ग्रंथ अभी भी कई बार देखे जाते हैं, अपभ्रंश में, पाली में, प्राकृत में लिखते हैं ये, समझे कि नहीं? तो मैंने कहा कि खत्म नहीं हुई, लेकिन इसका समय इतना मेन अपने पीक समय पर थी। ये समय था, पाली का पीक समय ये था, लौकिक का पीक समय ये था, ये अपभ्रंश का पीक समय, अब ये हिंदी का समय चल रहा है। अद्यतन मतलब आज तक। अब जो मैंने 2 प्रश्न आप लोगों के सामने लिखे थे, कौन से? ये वाला तो समझा दिया था कि हिंदी की आदि जननी हिंदी कहां से निकली, ये आप लोगों के सामने दोनों प्रश्न आ गए हैं। मैंने कहा कि मेरे भैया ये हिंदी है, आदि जननी संस्कृत। आदि जननी का मतलब होता है वह सबसे पहली भाषा जिसने हिंदी को जन्म दिया, वह आदि जननी संस्कृत। लेकिन निकली कहां से? अपभ्रंश से निकली है। तो शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है। क्या तीनों के तीनों प्रश्न आप लोगों के क्लियर हुए? बोलो यस और नो। क्या तीनों के तीनों प्रश्न आप लोगों के क्लियर हुए या नहीं? यस और नो। ठीक है, यस 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 यस, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। आज मैं नाम वाम नहीं ले रहा हूँ ज़्यादातर जानबूझ के। पहली क्लास से थोड़ा फोकस पढ़ने में रखो और कोशिश यही करेंगे, क्योंकि आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एक जिद है, जिद कर ली मैंने आप लोगों के सामने नेट का बैच लाने की। नहीं तो 4 महीने में कहीं पर भी नेट का सिलेबस पूरा नहीं होता है।
अब जिद करी है, बच्चे जिद करते हैं, मन के साथ करते हैं, तो उसको पूरा करना भी चाहिए। तो मेरा प्रयास है आप लोगों को निराश ना करूं, आप लोगों को आनंद आए। थोड़ी क्लासेस लंबी रखूंगा मैं, या 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की हो जाए, उसको टेंशन मत लेना। पूरे नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। जो हमने एक कदम उठाया है, इस कदम को हम अच्छी तरीके से लेकर के आगे चलेंगे। आप लोग बैच पूरा होने के बाद देखो, पास एग्जाम करना अलग बात है, एक सेटिस्फेक्शन होना अलग बात है। हम हारेंगे तो भी लड़के तो हारे। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को निराश ना करूं, है ना। निश्चिंत रहे, आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। ये खत्म हो गया काम। अब मैं एक छोटी सी बात यहां से समझा देता हूं आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों से कहूं हिंदी शब्द, हिंदी भाषा नहीं, ये मैंने आप लोगों से कहा है हिंदी भाषा का क्रम। अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि जैसे सिंधु से हिंदी बन गया है ना, वो शब्द और समझ लो। मैं अब आप लोगों के सामने हेडिंग लगाता हूं कि हिंदी भाषा नहीं, हिंदी शब्द के उदय का क्रम। हिंदी शब्द के विकास का क्रम, हिंदी शब्द के विकास का क्रम, ये बात आप लोग समझ लेंगे। यानी कि जो हिंदी शब्द आप लोगों को मिला है, हिंदी शब्द जो आप लोगों को मिला है, उस हिंदी शब्द, मैंने कहा कि सिंधु से परिवर्तन होता 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 हिंदी बना है, उसका भी क्रम देख लो आप। सबसे पहले आप देखना, 5 क्रम है इसके। सबसे पहले आप जानते हो शब्द था हमारे पास सिंधु, शब्द था हमारे पास कौन सा? सिंधु। इस सिंधु में परिवर्तन हुआ तो लौकिक समय में यही सिंधु खत्म होता होता, परिवर्तित होता होता सिंध में बदल गया। आप जानते हो सिंधु से ही हुआ सिंध प्रदेश, आप लोगों ने सुना होगा, सिंध प्रदेश सुना है कि नहीं? तो ये लौकिक वैदिक समय में था, लौकिक में आया तो सिंध हो गया, और उसके बाद ईरानी या फारसी भाषा में जाकर के यही सिंध आपका हिंद या हिंदू बदल गया। हिंदू में बदल गया, और इसी के बाद में फारसी भाषा में ईक प्रत्यय लग करके ये हिंदी का बन गया। हिंदी का मतलब होता है हिंदी से संबंधित, और आखिरी जो बना ये आपका फारसी ही शब्द रहा जो हिंदी बना है। मैं आपको भाषाएं और लिखवा देता हूं, कौन सी भाषा से कैसे क्या हुआ। सिंधु शब्द आया है आपका वैदिक संस्कृत, संस्कृत का शब्द था, वैदिक संस्कृत का शब्द था सिंधु। उसके बाद में सिंध में बदला, आपका हुआ है लौकिक संस्कृत में। उसके बाद में हिंदी या हिंदू कहां से हुआ? आप ये कह सकते हो सर ईरानी, क्योंकि ईरान के लोग थे और भाषा थी उनकी फारसी, तो ईरानी या फारसी भाषा में इसी सिंध का हिंद हुआ, और हिंद से ही हिंदू भी हो गया। उसके बाद में इसमें ईक प्रत्यय लग गया जो फारसी का है, तो फारसी भाषा का ही आपका हिंदी का रहा, और हिंदी शब्द भी किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बोलो हाँ या ना। चलो, तो ये हिंदी शब्द के उदय का क्रम बता दिया मैंने आप लोगों को। और एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, मैंने कहा कि मेरे भैया लिख लिया, नोट कर लिया होगा विशाल, कामेश्वर, जैसे नोट कर लो थम्स अप कर दिया करो ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की तरफ सोच सकूं, है ना। कंप्लीट? अगर कंप्लीट है तो आगे चलिएगा। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि सर सारी बात तो बता दी, लेकिन भाषा शब्द कहां से आया? भाषा शब्द पे भी चर्चा कर दो। अब भाषा कहां से आया? भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है बताओ जरा। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई?
अरे भाई, भाषा शब्द जो है, पहली बात तो आप ये समझो कि भाषा शब्द जो है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु से बना है, और भाष धातु का मतलब होता है कहना या बोलना, ठीक है कि नहीं। भाषा का मतलब क्या होता है, जब हम अपने मन के विचार, जब हम अपने मन के भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बोल करके, लिख करके या संकेतों के माध्यम से, हम अपने विचार दूसरों के सामने जब बोल करके, लिख करके, संकेतों के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो वही क्या कहलाती है भैया, भाषा कहलाती है। सिंपल है, अपने विचारों का आदान प्रदान कह दो, या कह दो विचारों का स्थानांतरण, या कह दो विचार विनिमय, या कह दो विचारों का लेन देन, यही भाषा कहलाती है। ठीक है, इशू मेरे भैया बहुत बढ़िया बात है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से भाषा कहलाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों के सामने आ गई है। तो मैं ये जो बात बची है, कौन सी भाषा कैसी है, कौन सी भाषा कैसी नहीं है, ये सब कल की क्लास में चर्चा करूंगा कि भाई हमने कौन सी भाषा को कैसे रखा है। भाई वैदिक समय में क्या हुआ, वैदिक संस्कृत में, लौकिक भाषा में क्या हुआ, पाली में क्या हुआ, प्राकृत में क्या हुआ, अपभ्रंश में क्या हुआ, फिर हिंदी हुई, ये सारी बातें डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज थोड़ी छोटी क्लास है, 1 घंटे की क्लास बहुत है आज आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा, किसी के मन में कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई डाउट रहा हो क्लास से संबंधित या आगे बैच से संबंधित, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने हूं। बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, क्लास से संबंधित, बैच से संबंधित कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले तो। बताओ भाई। नो डाउट भारती, ठीक है बच्चे, शाबाश। ईशु जी बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, वेरी गुड। श्वेता जी बहुत बढ़िया। चलो तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। ये एक बैच है विशाल मेरे भाई, नेट का मन में थी इच्छा अमित यादव मेरे भैया कि शुरू किया जाए आप लोगों के लिए। एक अंदर से खुशी है तुलाराम मेरे भाई कि आप लोगों के लिए कम से कम फीस में क्लास लेकर के आया हूं, और पूरा करेंगे, मजे के साथ पूरा करेंगे। अभी पहला दिन है, धीरे धीरे आप लोगों को और आनंद आएगा। ठीक है, क्लास का समय 1 बजे से रहेगा भाई, खत्म होने का मुझे नहीं पता। जैसे आज 1 घंटे में कर दी, मैं रोज लगभग 1.5 घंटे तो पढ़ाऊंगा। 1 घंटे की क्लास नहीं होगी, लगभग 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप लोगों को ये बात समझ के चलें। दूसरी बात है, कल से जो मेरे क्लासरूम से जो 2 बैच चलते हैं, एक आपका 8 बजे, एक आपका 11 बजे व्याकरण का, वो व्याकरण के क्लासेस भी आप लोगों को मिलने लगेगी कल से। आज से नहीं, कल से आप लोगों को मिलने लगेगी। ठीक है पोनिका भाई, कल मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। पीडीएफ इसका अभी अपलोड कर देता हूं आप लोगों के बैच में, अभी आप लोगों के बैच में अपलोड कर देता हूं। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैंने आप लोगों को मेरे हिसाब से 10-11 बुक्स भी अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लास नंबर 1। चलो तो मिलते हैं कल 1 बजे। मैसेज आए या ना आए, नोटिफिकेशन आए या ना आए, मैं 1 बजे आप लोगों के बीच में रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।